हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश। और आज के इस लेक्चर में हम लोग टॉर्क को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मतलब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस डेरिवेशन हम लोग टॉर्क के लिए एक नया एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बार सबसे पहले टॉर्क के बारे में समझ लेते हैं। टॉर्क क्या होता है, हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है बहुत। आपने लोअर स्टैंडर्ड अपने 11th में आपने टॉर्क को काफी अच्छे से डिफाइन किया है। लेकिन एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक कोई नट बोल्ट है। ठीक है, ये नट बोल्ट है और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक इसके रिंच से क्या कर रहा हूँ, ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा रिंच है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये मैं ऐसा घुमाऊंगा। अगर ये मैं घुमाऊंगा तो क्या होगा, ये नेट क्या होगा, धीरे धीरे खुलने लगेगा। अब देखिए, ये इसका कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ये जो मार्कर है ये क्या होगा, इसका इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ठीक है, हम लोग ऐसे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब मान लेते हैं मैंने इसको यहाँ पे कहीं पे फोर्स अप्लाई किया ऐसे। अब देखिए, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मुझे इसको खोलने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं वही फोर्स यहाँ पे लगाऊंगा तो मुझे कम फोर्स में ज्यादा रोटेशन देखने मिलेगा, मतलब ये इजीली घूम जाएगा। बात समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ से कितने पोजीशन वेक्टर पे, मतलब कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लेते हैं ये आर है, ये पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन। कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपने ऐसे ये डोर का एग्जांपल लिया होगा। ये डोर होता है। ठीक है, ये इसका हैंडल होता है। अगर मैं इस हैंडल पे फोर्स लगा रहा हूँ, मान लेते हैं इनवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ, तो कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगा रहा हूँ एक्स ऑफ रोटेशन से। ठीक है, कुछ आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगा रहा हूँ, तो ये होता है टॉर्क, मतलब आर क्रॉस एफ। मतलब टॉर्क एक एनालॉगी है फोर्स का। टॉर्क है एनालॉगी फोर्स का। बट एक सिर्फ फोर्स पे नहीं डिपेंड करता, ये डिपेंड करता है कि फोर्स कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, कितने पोजीशन वेक्टर के दूर, मतलब कितने पोजीशन वेक्टर पे फोर्स अप्लाई हो रहा है एक्स ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में। इसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखूं तो क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा होता है। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड में, 11th में हम लोग ने वेक्टर्स में ही पढ़ा है। और यहाँ पे भी हम लोग इसको अच्छे से दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। मान लेते हैं फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा था ऐसे डायरेक्शन में, तो फोर्स का दो कंपोनेंट करेंगे तो क्या होगा, ये एफ साइन थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो ये एफ साइन थीटा हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स जो होता है आर्क पोजीशन वेक्टर से, वही हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग हमारे मेन डेरिवेशन पे आते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसा इरेगुलर शेप की बॉडी है, ऐसे कोई भी बॉडी है। ठीक है, और ये इसका एक्स ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मान लेते हैं इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये पूरे बॉडी का, ये जो रोटेटिंग बॉडी है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने से क्या मतलब होता है कि एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर इंटरवल में एक पर्टिकुलर नंबर से ही इंक्रीज होगा। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ कि एक सेकंड में मैं 2 कदम चल रहा हूँ, तो अगले दूसरे सेकंड में कितना कदम चलूंगा, 2 कदम। फिर थर्ड सेकंड में भी 2 कदम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज हो रहा होगा या फिर डिक्रीज हो रहा होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अगेन इसके अंदर बहुत सारे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, ये पूरा इन बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। मान लेते कोई पहला पार्टिकल यहाँ पे m1 है और उसका पोजीशन वेक्टर एक्स ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में r1 है। यहाँ पे कोई m2 पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। सिमिलरली m3 पार्टिकल होगा, इसका पोजीशन वेक्टर r3 है। और ऐसे करके कोई mn पार्टिकल होगा जिसका पोजीशन वेक्टर rn होगा एक्स ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस पार्टिकल को देखूं, ठीक है, मान लो देखिए कोई भी इंडिविजुअल पार्टिकल ले लो, ये अगर ऐसे इसको देखो तो ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इन सबका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, हर एक पार्टिकल का जो इंडिविजुअल एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन हर एक पार्टिकल का जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा क्या, वो कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ने रिलेशन पढ़ा है, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। ए और अल्फा के बीच में रिलेशन पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर पे टोटली डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे आर चेंज होगा तो क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन चेंज होगा। अल्फा तो सबके लिए कांस्टेंट है,
लेकिन यहाँ पे जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वेरी होता रहेगा। क्यों? क्योंकि सबका पोजीशन वेक्टर क्या है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहले पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा, लीनियर एक्सेलरेशन, वो क्या होगा, r1 अल्फा। सेकेंड पार्टिकल क्या होगा, r2 अल्फा। थर्ड पार्टिकल के लिए क्या होगा, r3 अल्फा। और ऐसे सिमिलरली ऐसे nth पार्टिकल के लिए क्या होगा, rn अल्फा, rn अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे सब पे एक्सेलरेशन डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे जो फोर्स हर एक पार्टिकल फील कर रहा होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन डिफरेंट तो फोर्स भी क्या होगा वहाँ पे डिफरेंट होगा। मानते हैं यहाँ पे इसका लीनियर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, ठीक है, टेंजेंशियल होगा। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ये हम लोग ने अपने फर्स्ट बेसिक्स में पढ़ा था, ये चैप्टर के। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, लेक्चर नंबर 1, वहां से आप पूरा बेसिक अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसी होगी और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, तो हर एक पार्टिकल का जब एक्सेलरेशन अलग है तो क्या होगा, उसका फोर्स भी डिफरेंट होगा। मतलब फोर्स अलग अलग अप्लाई हो रहा है तभी तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन अलग अलग अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे फोर्सेस क्या हो जाएंगे, देखो F1 क्या हो जाएगा, m1a1। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन इन जनरल फॉर्मूला है फोर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे m1 क्या है, m1 तो एज इट इज रहेगा। a1 क्या है मेरे पास, a1 है r1 अल्फा। सिमिलरली f2 क्या होगा, m2 r2 अल्फा। और से nth पार्टिकल के लिए क्या होगा, mn rn अल्फा। ठीक है, ये हम लोग ने अभी तक हर एक पार्टिकल के ऊपर इंडिविजुअल फोर्सेस कितने लग रहे हैं ये हम लोग ने निकाल लिया। अब देखिए टॉर्क। अब हर एक पार्टिकल, देखिए फोर्स, टॉर्क जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, फोर्स पे। अगर फोर्स सबके ऊपर डिफरेंट एक्ट हो रहा है तो सब पार्टिकल के ऊपर टॉर्क भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पार्टिकल पे जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, r1 f1 होगा। अब आप बोलोगे साइन थीटा क्यों नहीं लिया, अरे यहाँ पे r और f के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे f1 कितना है मेरे पास, f1 है मेरे पास m1 r1 अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल के लिए टॉर्क कितना होगा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा। और थर्ड पार्टिकल के लिए क्या होगा, m3 r3 स्क्वायर अल्फा। और ऐसे फोर्थ फिफ्थ कैसे करते हैं, nth पार्टिकल के लिए क्या होगा, mn rn स्क्वायर अल्फा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, सारे पार्टिकल्स का इंडिविजुअल टॉर्क तो फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारा गोल क्या है, ये पूरे सिस्टम का जो टॉर्क है वो कितना होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, रिजल्टेंट टॉर्क ऑफ द सिस्टम, रिजल्टेंट टॉर्क ऑफ द सिस्टम। ये कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए मुझे पूरे सिस्टम का टॉर्क निकालना है। और ये पूरा सिस्टम कैसे बना है, ये n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, m1 m2 ऐसे बहुत सारे पार्टिकल से, n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। और हम लोग ने ऐसे सबका इंडिविजुअली टॉर्क फाइंड आउट करके रखा है। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, रिजल्टेंट टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है पूरे सिस्टम का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सारे पार्टिकल्स का जो इंडिविजुअल टॉर्क है उसको ऐड कर देता हूँ, उसका समेशन कर देता हूँ, तो मुझे पूरे सिस्टम का टोटल टॉर्क मिल जाएगा, मतलब रिजल्टेंट टॉर्क मिल जाएगा। तो समेशन ऑफ ऑल दी टॉर्क ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसे T4 तक ऐसे n नंबर पार्टिकल्स हमारे पास, तो क्या होगा, n टॉर्क। ठीक है, तो पहला क्या है हमारे पास, m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली nth पार्टिकल क्या होगा, mn rn स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है जो अल्फा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सब में कॉमन दिख रहा है, तो वो बाहर आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर। और ये अल्फा हमारा क्या है, कॉमन है। अब देखिए ये क्या है, ये हम लोग ने बहुत बार अभी सारे डेरिवेशन में कर लिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड पार्टिकल का, थर्ड पार्टिकल का, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये क्या होगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बॉडी का। ठीक है, ये क्या है, सब इंडिविजुअल पार्टिकल्स का, एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड पार्टिकल का, थर्ड पार्टिकल का, ऐसे सारे पार्टिकल्स का क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मान लेते हैं वो I है। ठीक है, I इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, और अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐसे एज इट इज। तो टॉर्क मुझे क्या मिल गया, I अल्फा। यहाँ पे I क्या है, I क्या है, समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n mi ri का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग ने फॉर्मूला लिखा है I के टर्म्स में। अगर I की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड पुट करूंगा तो सेकंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे nth तक हम लोग ने क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लिखा है। तो I इसके इक्विवेलेंट है। अब देखो यहाँ पे
टॉर्क का हम लोग का एक्सप्रेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग का यही तो गोल था, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में फॉर्मूला क्या आया, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब देखिए यही एनालॉगी है, किसका एनालॉगी है, फोर्स का एनालॉगी। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स है उसका एनालॉगी क्या हुआ, टॉर्क हुआ। मास का एनालॉगी हम लोग ने पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यही एनालॉगी का यूज करके हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ने डिराइव किया, अच्छे से प्रूफ किया है एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। तो होप सो यहाँ से आपको पूरा डेरिवेशन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉर्क को लेके जो थोड़ा बहुत आपका मिसकंसेप्शन रहेगा वो भी थोड़ा बहुत क्लियर हो गया रहेगा। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जैसे बेसिक्स नहीं देखे या फिर इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे, और आप वहाँ पे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, वहां से आप इजीली देख सकते हो और पूरा चैप्टर आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।